गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम देखो फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे, तो उस चैप्टर को मैं जो मेन टॉपिक हैं उनको थोड़ा सा मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसमें है, टॉपिक का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस और दूसरा नाम है इसका फैक्टर लेबल मेथड और नेक्स्ट नाम है इसका यूनिट फैक्टर मेथड। यूनिट फैक्टर मेथड के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब आप देखो ये जो मेथड है ना, ये जो डायमेंशनल या यूनिट फैक्टर मेथड है, ये मेथड में क्या होता है, इसमें एक जो मैथमेटिकल जो टर्म है ना, इसमें क्या है, इसमें जो है वो एक जो डायमेंशनल क्वांटिटी है ना, एक डायमेंशनल क्वांटिटी जो यूनिट है वो चेंज हो जाती है अनदर डायमेंशन यूनिट के अंदर। मतलब एक तरीके से ये ना, ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर है। मतलब एक जो यूनिट है ना, वो यूनिट अनदर वाली यूनिट दूसरी यूनिट में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उसके लिए ना उसने कुछ सिम्बलिंग टर्म या कुछ यूनिट कन्वर्जन के टर्म दे रखे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो वो क्या तो आपको गिवन होंगे या थोड़े से आपको आइडिया होना चाहिए उनके बारे में, ताकि आप उस न्यूमेरिकल को इजीली क्या कर सके, सोल्व करें। तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो एग्जांपल देखना क्या है, एग्जांपल है हाउ मैनी सेकेंड आर देयर इन 2 days। समझ गए? मतलब यूनिट क्या चेंज करनी है, डे को चेंज करना है सेकंड के अंदर। ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो टर्म है वो आप ऑलरेडी जानते होंगे। ठीक है, क्या तो गिवन होंगे या जानते होंगे। तो इसमें डे से सेकंड बदलने के लिए पहले डे को हमें आवर में चेंज करना पड़ेगा, फिर आवर को मिनट में चेंज करना पड़ेगा, मिनट को फिर सेकंड में। तो 3 टर्म यहाँ पर यूज होंगे इसके सॉल्यूशन के। तो इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास में, देखो। तो तीनों का टर्म मैं बता देता हूँ। पहला है 1 day इज इक्वल टू 24 आवर, 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये यहाँ पर 3 कन्वर्जन टर्म यूज हो गए। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है। अगर आप इस टर्म को 1 day इज अपॉन में 24 आवर अगर रख दें तब भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर इसी टर्म को अगर आप 24 आवर अपॉन में 1 day रख दें तो इसका मतलब ही तो वैल्यू क्या आएगी, 1। तो मतलब आपको जिस अकॉर्डिंग जो वैल्यू चेंज करनी है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि आपको यूनिट डे में चेंज है तो डे ऊपर आ जाएगा, आवर में निकालना है तो आवर ऊपर कर लो। तो ये दोनों का टर्म एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इक्वल किसके है, 1 की तो इक्वल होगा ना। तो आप देखो, आप एक एक करके बताता हूँ। जो दे रखा है उसका मैथमेटिकल टर्म देखो, 2 into डे को पहले चेंज किसमें करेंगे, आवर में। तो क्या हो कि भाई डे कैंसिल आउट हो जाए। तो ये हम इसको लिख सकते हैं 1 day इज अपॉन में 24 आवर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डे से डे कैंसिल करने के लिए कहने का मतलब ये 2 day था ना, सॉरी ये टर्म क्या आ गया हमारे पास में, डे तो अपने को नीचे लाना है। देखो मैं करता हूँ 2 day लगाना भूल गया था। अब इसमें देखो अपने को डे हटाना था, तो इसको देखो डे अपने को जहाँ जो स्टार्टिंग में है ना उसको कैंसिल करना है। तो क्या रखना पड़ेगा, डे को नीचे रखना पड़ेगा। तो मतलब 1 day नीचे रख दो, पर क्या आ गया है 24 आवर। अब अपने को कहाँ तक ले जाना है, सेकंड तक। तो डे से डे कैंसिल हो गया, हाथ के हाथ करो। 24 आवर मतलब आवर कटना चाहिए, तो नीचे आएगा आवर, तो 1 hour नीचे, तो ऊपर कितना आ गया, 60 मिनट आ जाएगा। तो आवर से आवर कैंसिल, यूनिट क्या बच गया अभी लास्ट में, मिनट। अब देखो मिनट कैंसिल होना चाहिए, तो 1 minute नीचे आ गया, 60 सेकंड कहाँ आ गए, ऊपर। तो मिनट से मिनट, लास्ट मिनट क्या बच गई, सेकंड। तो आप देखो आपका डे जो है वो चेंज किस में होता चला गया, सेकंड के अंदर चेंज होता चला गया। तो टर्म क्या यूज कर रहे हैं हम, 2 into में 24, नीचे 1 है रखो तो ठीक है, इंटू 60 इंटू क्या है 60।
तो जो भी मल्टीप्लाई करो तो ये लगभग आएगा 1,72,800 सेकेंड। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरीके से, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो ये इस तरीके से क्या है, एक टाइप का ये यूनिट कन्वर्जन टर्म था जो हम यूज़ करते थे सामने वाले के कंपोनेंट को एक्सप्लेनेशन करने के लिए। किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं उस टर्म के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बात की है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास में है, जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, देखो वो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट? मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है? ठीक है, देखो मोल कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया था, ये जो टर्म है वो एवोगाद्रो, ठीक है, पूरा नाम एमिडो आवोगाद्रो था तो मैं एवोगाद्रो यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये आवोगाद्रो के थ्रू दिया गया था और आवोगाद्रो ने कहा था कि ये जो मोल होता है ना, उस मोल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या है, कंटेन है। वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना हो सकता है, किसका हो सकता है, एटम का, आयंस का, मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का, एलिमेंट का, किसी का भी हो सकता है वो। समझे मेरी बात को? मोल का टर्म है कि क्या क्या हुआ कि एक लार्ज एक ऐसी वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू जिसका हम एक्यूरेसी के साथ में वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते। एक्यूरेसी के साथ में, जैसे मान लो कि आपने एक मुट्ठी मिट्टी की ले ली, सैंड ले ली, तो उस एक मुट्ठी के अंदर कितने नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल प्रेजेंस हैं वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, एक एक दाने को थोड़ी गिनेंगे। तो वहाँ पर इस टाइप की वैल्यू को मेजर करने के लिए वहाँ पर आवोगाद्रो ने एक मैथमेटिकल टर्म यूज़ किया, जिसका टर्म क्या था, वन मोल था। वन मोल टर्म उसने क्या किया, यूज़ किया, और उसने कहा कि ये इस मुट्ठी के अंदर अप्रोक्स 1 मोल ऑफ टर्म वैल्यूज हो सकती है, 1 मोल ऑफ क्वांटिटी क्या हो सकती है, इसके अंदर प्रेजेंस हो सकती है। और उसने उस वैल्यू को मेजर करने के लिए उस 1 मोल के टर्म को कितनी क्वांटिटी, मैथमेटिकल क्वांटिटी के इक्वल रखा। वो क्वांटिटी क्या थी, वो क्वांटिटी थी कि 1 मोल के अंदर कितना, अगर एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, आयन है तो आयन, एलिमेंट है तो एलिमेंट, सैंड पार्टिकल तो सैंड पार्टिकल। तो 1 मोल में कितना टर्म, जो आप जो भी टर्म यूज करेंगे, सब्सटेंस जो होगा वो कितना होगा, 6.022 इंटू में 10⁻23। अब ये एटम भी हो सकते हैं, ये आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो काफ़ी बड़ी वैल्यू हो गई ना। ये मैथमेटिकल टर्म उसने यूज़ करी और इस वैल्यू को हमने क्या बोला, आवोगाद्रो वैल्यू, जिसको NA या N नोट से क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मतलब लार्ज क्वांटिटी, मैथमेटिकल लार्ज क्वांटिटी जो जिसका हम डिटर्मिनेशन नहीं कर पाते, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, जिसका मेजरमेंट नहीं कर पाते, उस वैल्यू को उसने रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म यूज़ किया जिसका नाम था 1 मोल। और उस 1 मोल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो एटम का है तो एटम के लिए, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के लिए, आयन है तो आयन के लिए, सबके लिए क्या होगा, यूज़ हो सकता है, कहने का मतलब। तो वो टर्म की यहाँ पर हमने क्या करी है, बात की है। सब्सटेंस के आधार पर हम किस तरीके से हमने उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब उसने क्या किया कि उस मोल टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग टर्म के रेस्पेक्ट में, अलग अलग क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कुछ पर्टिकुलर डिफाइन उसने यूज़ करी। इसमें हमने पहला जो डिफाइन हम पढ़ेंगे, जो स्टेप फर्स्ट में जो हम फर्स्ट जो डिफाइन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम किसके रेस्पेक्ट में, मोल टर्म के रेस्पेक्ट में। मोल टर्म के रेस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई 1 मोल कोई भी सब्सटेंस है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की वैल्यू इक्वल होगी किसके, वो इक्वल होगी कि 6.022 इंटू में 10⁻23 ऑफ सब्सटेंस की। अब जैसे मान लो कि मतलब क्या करने का मतलब है कि भाई उस 1 मोल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, 6.022, जो वैल्यू अननोन है, जिसको हम जानते नहीं, उसको मेजरमेंट करने का यही तरीका है। अब हम देखो एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अगर मान लो कि मेरे पास में, मैंने कहा कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम, 1 मोल कार्बन 12 एटम में कितना कार्बन एटम प्रेजेंस होता है, 6.022 इंटू में 10⁻23 ऑफ कार्बन एटम। समझ गए मेरी बात को? वो कहे तुम्हें
कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा टर्म 6.022 इंटू में 10⁻23 ऑफ ऑक्सीजन एटम। समझ गए ना मेरी बात को? तो मतलब उस 1 मोल क्वांटिटी में ये क्वांटिटी क्या होती है, प्रेजेंस होती है। इसी तरह से वाटर हो, कुछ भी हो, कहने का मतलब आयन हो, मोलिक्यूल हो, कुछ भी हो, उन सब के लिए मोल टर्म मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल होता है, एक मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर 6.022 इंटू में 10⁻23 ऑफ सब्सटेंस, वो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मोलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या होता है, प्रेजेंस होता है उसके अंदर। दूसरा जो टर्म है हमारे पास में वो क्या है, सेकेंड जो टर्म हमारे पास में है वो है सेकेंड स्टेप, किसके रेस्पेक्ट में, वो मास टर्म के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, मास टर्म के रेस्पेक्ट में क्या करता है, हाँ उसने क्या किया, टर्म को बताया। मतलब क्या कहता है कि भाई 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर क्या होगा वो सर, यहाँ पर अगर टर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो मास ऑफ क्वांटिटी का अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ टर्म यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की वैल्यू अब जो है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। यहाँ जो टर्म वैल्यू जो हमने क्या रखा था 6.022 इंटू में 10⁻23 जो रखा था, अब ये टर्म यहाँ पर यूज नहीं होगा। अब क्या यूज होगा कि भाई जो सब्सटेंस हमने लिया उसका मास कितना और उस मास ऑफ सब्सटेंस के अंदर कितना वो जो मास में जो है उसके अंदर कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंस है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मान लो कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम की वैल्यू तो 12 ग्राम हो गया ना। तो एक टर्म तो इसका देखो दो तरीके हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है। पहला टर्म क्या कह रहा है कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम के अंदर, तो 12 ग्राम कार्बन 12 एटम जो है उसके अंदर कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंस है, 6.022 इंटू में 10⁻23 ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ठीक है, कि ग्राम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की वैल्यू के अंदर इतना अमाउंट ऑफ कार्बन एटम क्या होता है, प्रेजेंस होता है। एक टर्म उल्टा ले लो, अब ये जो वैल्यू वो किसकी इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है। तो अगर मैं इसमें ये लिख दूँ कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम की वैल्यू, मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम का जो मास है वो कितना है, 12 ग्राम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम्स। बात तो वही हो गया है ना, मतलब दोनों टर्म एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आ गए ना। मतलब सिंपल सा टर्म क्या रिलेशन बना कि 1 मोल ऑफ केमिकल यूनिट्स, 1 मोल ऑफ केमिकल यूनिट जो हमने यूज़ करी थी उसकी वैल्यू इक्वल है किसके, 6.022 इंटू में 10⁻23 केमिकल यूनिट ऑफ सब्सटेंस के, एंड इक्वल है किसके, इक्वल किसके है, एंड मास इन ग्राम, मास ऑफ, वो भी किसमें, इन ग्राम, मास ऑफ केमिकल यूनिट के। मतलब यहाँ पर ये तीनों यूनिट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या करती हैं, इक्वल होगी। कि 1 मोल ऑफ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम्स की वैल्यू इक्वल हो सकती है किसके, कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम में कितने एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, अगर मोल टर्म के अकॉर्डिंग निकालते हैं 6.022 इंटू में 10⁻23 एटम्स। अब मास टर्म पे निकालते हैं तो क्या लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम की वैल्यू का मास जो है वो कितना है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 है। समझ गए मेरी बात को? तो ये बात करी हमने इसके अंदर। जैसे इसमें एक टर्म और मैं बोल दूँ मास टर्म को लेकर के, कोई कहते कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मास, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना है, 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सिंपल टर्म, एक रिलेशन जोड़ना अपने को, ये रिलेशन अपने को याद होना चाहिए ताकि अपने न्यूमेरिकल में आप वेरिएशन दिखा सको, उसमें कन्वर्ज कर सको, ठीक है। लास्ट स्टेप इसका है, थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप में देखो क्या कह रहा है। थर्ड जो स्टेप है उसमें वो है मोलर वॉल्यूम बेस। किसके बेस पे है, मोलर वॉल्यूम बेस्ड है। मतलब अब 1 मोल ऑफ कंपोनेंट, ये खास करके इनके लिए यूज होगा जो कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में होंगे ना, तो उनका 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है गैसेस सब्सटेंस की वैल्यू कितने वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट के इक्वल होगी।
वो रिलेशन यहाँ पर अपने होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल होती, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस की वैल्यू इक्वल होती है किसकी, 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP कंडीशन। मतलब STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन यहाँ पर, और प्रेशर है 1 atm। मतलब इस कंडीशन के ऊपर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू है वो कितना अमाउंट, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रेजेंस है 22.4 लीटर। तो ये उल्टा भी हो सकता है कि 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू इक्वल किसके है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की, या 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू गैस जो है उसके अंदर कितना मोल है गैस का प्रेजेंस है 6.022 इंटू में 10⁻23। जैसा भी आप वेरिएशन चाहिए ना कन्वर्जन करना, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो टर्म जो अपने यूज़ किया ना, ये किसके लिए यूज़ किया हमने, गैसेस कंपोनेंट के लिए यूज़ किया। तो कोई भी गैस जो होगी ना ml में, अगर इसको ml में लेना तो कितना आएगा 22,400 ml, बात वही है नहीं है, ठीक है। तो आप देखो क्वांटिटी लीटर में यूज़ करनी है कि आपको ml में यूज़ करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा वेरिएशन हो जाएगा इसका। तो आई होप आपको यहाँ पर तीनों टर्म जो है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में समझ में आए होंगे। तो देखो नेक्स्ट टर्म हमारे पास में यहाँ पर क्या है, तो एक फॉर्मूला, एक रिलेशन यहाँ पर इन तीनों का निकल के आता है। वो क्या आता है देखो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। रिलेशन क्या निकल के आया, निकल के आया कि 1 मोल ऑफ केमिकल सब्सटेंस इक्वल होता है किसके, मास इन ग्राम केमिकल यूनिट के, इक्वल होता है किसके, ठीक है, किसके इक्वल होता है 6.022 इंटू में 10⁻23 ऑफ केमिकल यूनिट्स के, और इक्वल होता है किसके, कंपोनेंट जो है वो इक्वल किसके होता है हमारे पास में 20 गैसेस फॉर्म में है तो 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP कंडीशन, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, ये पूरा मोल कॉन्सेप्ट का ही एक टर्म समझ में यहाँ पर आपको आ गया होगा, ठीक है। अब करके एक कुछ करके एग्जाम्पल में कुछ न्यूमेरिकल तो आपसे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको करवा देता हूँ। पहला न्यूमेरिकल देखना, सिंपल सा टर्म है, देखना न्यूमेरिकल है पहला, हाउ मैनी, क्वेश्चन देखना, हाउ मैनी एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम। हाउ मैनी एटम्स प्रेजेंट हैं कितने में 3 मोल में, सिंपल सा टर्म है। हमको पता है कि 1 मोल जो कैल्शियम है उसके अंदर कितना एटम प्रेजेंस है इतना, तो 3 मोल में कितना होगा इनटू में 3, कितना आ गया कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है 1.81 इंटू में 10⁻24, मैंने डेसिमल शिफ्ट कर दिया, ये इसका हो गया, कुछ नहीं था ना, सिंपल न्यूमेरिकल को सिर्फ समझो आप, उसके बाद टर्म देखो। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल इन 0.25 मोल ऑफ F2, सेम न्यूमेरिकल है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, समझे मेरी बात को। तो देखो टर्म क्या कह रहा है मेरे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग कि भाई 1 मोल जो है F2 का टर्म कितना है, इतना है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो मतलब एक मोल के अंदर इतना है, तो इतने मोल के लिए कितना होगा इनटू में 0.325, मल्टीप्लाई करना जो भी आता है 1.96 इंटू में 10⁻23 के रेस्पेक्ट में जो भी वैल्यू आई अप्रोक्स वैल्यू, ठीक है। ऐसे अगला न्यूमेरिकल हमारे पास में क्या है, फॉर्मूला यूनिट का है एक क्वेश्चन कि फॉर्मूला यूनिट ऑफ 0.750 ml मोल ऑफ, मोल इतने मोल के अंदर कितना फॉर्मूला यूनिट होगा
ऑफ CaF2। सिंपल सा हो गया टर्म कि एक मोल में एक मोल यूनिट CF2 के अंदर फॉर्मूला यूनिट के अंदर कितना फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंस है 6.022 इंटू में 10⁻23। तो इतने मोल में कितना होगा 0.750 मोल, जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। इसका टर्म हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in a 3.25 into 10⁻23 molecules of CO2। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ए 3.25 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि सर यहाँ पर 6.022 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 की वैल्यू इक्वल किसके है 1 मोल ऑफ CO2 के। समझ गए मेरे भाई, इतने मॉलिक्यूल की वैल्यू किसके है 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी 1/6.022 इंटू में 10⁻23। ठीक है, और इनटू में इस मॉलिक्यूल के अंदर कितना मॉलिक्यूल और ऐड कर रखा है, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल के लिए निकालना है इतने का, तो 3.25 इंटू में 10⁻23। तो कितना आया मेरे पास में 0.540 टर्म आ जाएगा। मतलब सिंपल सा टर्म क्या था भाई, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे अपने को। ठीक है, तो अपने को पता है कि भाई इतने नंबर ऑफ मोल निकालने, तो मोल टर्म का बाद यूज होगा क्या, तो आप ये लिखो कि 1 मोल ऑफ CO2 की वैल्यू के अंदर इतने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्रेजेंस है। ठीक है, पर हमें क्या देखना था, अपने को मोल्स नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ना, तो क्या आएगा भाई इतने मॉलिक्यूल की वैल्यू इतनी 1 मोल की इक्वल है, तो इस मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या आ गई नीचे आ गई। तो इतने मॉलिक्यूल की वैल्यू अगर और इसमें ऐड कर दी जाए तो कितना नंबर ऑफ मोल्स अपने को मिलेगा एक तरीके से। ठीक है, तो कितना मिलेगा अपने को 0.540 मोल मिलेगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास में न्यूमेरिकल, इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, हाउ मैनी ग्राम आर कंटेन in 4.25 moles of CO2। हाउ मैनी ग्राम, कितना मैनी ग्राम मास निकालना है, तो सबसे पहले CO2 का मास निकाल लो। ठीक है, CO2 का मोलर मास होता है 44 ग्राम, तो 1 मोल ऑफ CO2 का मास है 44 ग्राम। ठीक है, कंपोनेंट के अंदर। तो फिर क्या कह रहा है कि यहाँ पर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग कि तो 1 मोल के रिस्पेक्ट में निकाला, तो डिवाइड में 1 मोल आप रखो या ना रखो, पर इतने मोल के लिए कितना निकालना है 4.25 मोल के लिए कितना होगा, हाउ मैनी ग्राम्स, इतने मोल के लिए कितना मास यूज करेंगे, तो ये मास मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 187 ग्राम। ठीक है, सिंपल सा टर्म इसके लिए यूज़ करना अपने को यहाँ पर। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लास्ट में और दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है लास्ट। ठीक है, ये है हमारे पास में 3.77 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोल। इसका सॉल्यूशन देखना, मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास ये रहा, कितना गिवन मास 3.77, मोलर मास CO2 कितना है 44, डिवाइड करना क्या आ जाएगा नंबर मोल आ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको सिंपल ये फार्मूला अपने को क्या करना है, याद रखना है टर्म को लेकर के। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। चलो एक लगा हाथ, एक न्यूमेरिकल और समझा देता हूँ। हाउ मैनी
हाउ मैनी एटम्स आर इन 7.67 ग्राम ऑफ कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, हाउ मैनी एटम्स निकालने हैं, ठीक है, कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.93 ग्राम, एक्यूरेसी में वैसे 59 भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो भाई इतना हाउ मैनी एटम निकालना है, तो इतना ग्राम के अंदर कितना एटम प्रेजेंस है, इतना एटम। 1 ग्राम में कितना हो गया 6.022 इंटू में 10⁻23 अपॉन में 58.93 ग्राम, और इंटू में कितने ग्राम के लिए निकालना है 7.67 ग्राम के लिए निकालना है। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये एटम्स के लिए यूज़ कर रहे थे हम, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर जो भी वैल्यू यहाँ पर आती है कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये मोल कॉन्सेप्ट वाले टर्म समझ में आए होंगे। अब इसमें लास्ट टॉपिक बचा है परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पेरिकल फार्मूला, और कुछ कंसंट्रेशन टर्म जो मैं तुम्हें नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर समझा दूंगा। मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ें, थोड़े ध्यान से पढ़ें, समझें इसको, ठीक है। वैसा कुछ टिपिकल है नहीं इसके अंदर, फिर भी अगर डाउट हो तो मेरे से क्लियर करें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय।